दोस्तों, चलिए आज आपको बताते हैं भारत में बैंकिंग का इतिहास। भारत में बैंकिंग का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक, चलिए इसका जो है सीरियल वाइज देखते हैं कि भारत में बैंकों का इतिहास कैसा रहा। ठीक, पहला शब्द है बैंक। पहले बैंक देख लेते हैं, एक एक चीजों को ध्यान से समझते चलिएगा। बैंक का मतलब आप समझ रहे हैं, बैंक का मतलब जो बिचौलिया होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में बिचौलिया। ठीक, बैंक का मतलब बिचौलिया। एक जो क्या है, एक वित्तीय संस्था है। बैंक जो है एक वित्तीय संस्था है जिसके पास मुद्रा है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, वित्तीय संस्था, इसके पास मुद्रा और मुद्रा की वित्त की कमी। ठीक, दो व्यक्ति हैं जिनके पास मुद्रा अधिक है, जिनके पास मुद्रा अधिक अर्थात रुपया अधिक है, रुपया अधिक है। कोई व्यक्ति है उसके पास रुपया ज्यादा है, तो वह कहाँ जमा करेगा? किसी वित्तीय संस्था में जमा करेगा। ठीक, और कोई व्यक्ति उसके पास वित्त की कमी है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मुद्रा अधिक है। ठीक है, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मुद्रा अधिक है। जब रुपया अधिक है तो अपना पैसा यहीं पे ले जाके जमा करेंगे वित्तीय संस्था में। और समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की कमी है। ठीक, दो तरह के लोग हैं समाज में। एक तरह के ऐसे लोग हैं जिनके पास मुद्रा की अधिकता है, जिनके पास दूसरे लोग हैं उनके पास वित्त कमी है, मतलब मुद्रा की कमी है। तो जिनके पास मुद्रा की कमी है वो पैसों को ऋण लेना चाहते, ऋण ऋण लेना चाहता है। अब जैसे जब ऋण लेना चाह रहा है तो वह किसके पास जाएगा? इसी वित्तीय संस्था के पास जाएगा। ये इससे रुपया लिया जो है कम ब्याज पर। ठीक, बैंक की यही चालाकी देख लीजिए, कम ब्याज पर इससे पैसा लिया, लेकिन जब आपको ये पैसा देगा तो अधिक ब्याज पर देगा। कम ब्याज पर ले लिया, अधिक ब्याज पर आपको ऋण दे रहा है। ठीक, और इन्हीं ब्याज के पैसों से बैंक अपना खर्चा चलाता है। ये जो ब्याज का पैसा है, इन्हीं ब्याज के पैसे से बैंक अपना खर्चा चलाता है। ठीक, यही जो ब्याज का पैसा है। अगर आप ही हैं, अभी बैंक में पैसा जमा किए हैं, तो आपको बैंक जो है कम ब्याज दे रहा है। तो बैंक एक फिक्स रेट कर दिया कि इतना % ब्याज मिलेगा। लेकिन आप जो है अभी ऋण लेने जाइए या लोन लेने जाइए तो आपको अधिक ब्याज पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर जो है आपको ऋण देगा, लोन देगा। तो होशियारी इसका देखिए बैंक का, कम ब्याज पर आपसे पैसा ले लिया, उसके बाद जब आप अपने ही पैसे से मतलब ऋण लेने जाएंगे, आपको ऋण की जरूरत पड़ी तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा ब्याज पर जो है ऋण देगा। यही है बैंक की होशियारी। चलिए इसका इतिहास देखते हैं। प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था कैसी थी? प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था 712 ईस्वी में में देखिए, 712 ईस्वी में कौन सा काल था? वैदिक काल था। वैदिक काल में ब्याज ब्याज को सूदखोरी के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल 712 में वैदिक काल था। वैदिक काल में जो है न पत्रा न लेखा, न लेखा नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक, जो मतलब ऋण देते थे, जो ऋण देते थे वैदिक काल में, न पत्रा न लेखा है। उसके बाद मनुस्मृति में भी ब्याज दरों का वर्णन है। मनुस्मृति में भी ब्याज दरों का वर्णन है। मनुस्मृति
प्राचीन भारत में पढ़े होंगे। मनुस्मृति में भी ब्याज दरों का वर्णन है। ठीक, चलिए तो प्राचीन भारत में हो गया। दूसरा देखते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत में मतलब 1757 1757 तक। इस मध्यकालीन भारत में भी राजा जो थे, राजा ऋण देता था, ऋण देता था ब्याज, और उस पर ब्याज पर, अधिक ब्याज पर ऋण देता था। मुद्रा का प्रबंधन करता था राजा ही। ठीक, ये तो हो गया मध्यकालीन भारत का। अब आ जाइए जो है आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत में जो है आधुनिक भारत 1700 चलिए देखते हैं। जैसे मुगल काल में जो बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में दो प्रकार के दस्तावेज दिखते हैं। ठीक है, मुगल काल में मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था के संबंध में दो प्रकार के दस्तावेज दिखते हैं। और दस्तावेज मतलब कौन कौन से हैं? पहला है दस्तावेज हिंदू तलब, दस्तावेज हिंदू तलब। और दूसरा है दस्तावेज मियादी। ठीक, दस्तावेज हिंदू तलब, दस्तावेज मियादी। अब दस्तावेज हिंदू तलब का मतलब क्या है? यह वर्तमान में जो डिमांड ड्राफ्ट है, वर्तमान में डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुने होंगे। वर्तमान में, चलिए लिखते रहे, वर्तमान में डिमांड ड्राफ्ट की तरह, डिमांड ड्राफ्ट की तरह है, तरह था। ठीक, मतलब डीडी। और दस्तावेज मियादी, इसके अंतर्गत जो है निर्धारित समय के बाद धन दिया जाता था। वर्तमान समय में फिक्स्ड डिपॉजिट, वर्तमान समय में फिक्स डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक, ये वर्तमान समय में डिमांड ड्राफ्ट की तरह था, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट की तरह। ये फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह था, मतलब एक निर्धारित समय के बाद, इसके अंतर्गत एक निर्धारित समय के बाद धन दिया जाता था। चलिए अब देखते हैं भारत में बैंकिंग का इतिहास। अब भारत में बैंकिंग का इतिहास, चलिए इसमें देखते हैं। पहली बात तो 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। पहली बार इटली में बैंक ऑफ वेनिस, इसकी स्थापना की गई पहली बार। ठीक है, उसके बाद 1157 के बाद जो है 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद 1770 में 1770 में भाई जब अंग्रेज भारत में आए ही थे तो इंग्लैंड में बैंक की स्थापना हो गई, तो इसीलिए इन्होंने 1770 में भारत में भी एक बैंक खोला, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम रखा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में खोला। यूरोपीय लोगों द्वारा बनाया गया बैंक था ये, यूरोपियों के द्वारा।
यूरोपीय लोगों के द्वारा खोला गया। ठीक। 1813 में एक कंपनी आती है, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब एंट्री मारती है तो 3 बैंक जो है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 1806 में, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, ये बैंकों का जो है प्रथम चरण था। ये जो है बैंकों का प्रथम चरण था, यहीं से द्वितीय चरण शुरू होता है। ठीक। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक। उसके बाद जो है 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ठीक। 1806, 1840, 1843 बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक हैं, तीनों एक तीनों प्रेसिडेंसी बैंक हैं। इन तीनों को 1921 में जोड़कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। 1921 में तीनों बैंकों को जोड़कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया नाम कर दिया गया। ठीक। इसके बाद चलिए तृतीय चरण देखते हैं। तृतीय बैंकों का तीसरा चरण। तीसरे चरण में जो है पहला है इलाहाबाद बैंक, 1865 में, 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। ठीक। उसके बाद 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक और अलायंस बैंक ऑफ शिमला और बैंक ऑफ शिमला की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। फिर जो है 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। उसके बाद 1913 में बैंक ऑफ मैसूर। ये तो बैंक का इतिहास यहाँ तक है। लेकिन इसके पहले देखिए 1881 के पहले जो है एक पॉइंट यहाँ पे था। 1881 के पहले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, PNB, 1894 में। ठीक। 1894 PNB बैंक की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है हुई थी। और यह जो पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। ठीक। पूर्ण रूप से भारतीय बैंक। इसको लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना जो है लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के सहयोग से यह बैंक स्थापित हुआ है। पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था पहला, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। ठीक।
उसके बाद बैंकों का चतुर्थ चरण आता है। चतुर्थ चरण बैंकों की क्रांति में चौथा चरण आता है। इसमें 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, वही जो बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, यही था, तीनों बैंकों को केंद्रीय रूप में कार्यरत था। ठीक। इसमें देखिए चतुर्थ चरण में 27 जनवरी 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसमें कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। यह 1934 तक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत था। 1934 तक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत था। उसके बाद देखिए 1926 आ गया। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन द्वारा केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की गई। हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा केंद्रीय बैंक बनाने की गुजारिश की गई। उसके बाद 1930 तक आते आते केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति स्थापित किया गया। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति स्थापित की गई। ठीक। उसके बाद 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को पारित किया गया। ठीक। 1930 में जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद 34 में जो अधिनियम को पारित कर दिया गया। उसके बाद जो है इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना। ठीक। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम द्वारा केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है भारत में। ठीक। उसके बाद जो है 1 जनवरी 1949 को यहाँ से पंचम चरण जो है बैंकों का 5वां और 6वां चरण यहाँ से शुरू होता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ठीक। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। फिर उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। इसका नाम जो स्टेट बैंक ऑफ रख दिया गया, एसबीआई। आगे चलकर एसबीआई रख दिया गया नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक।
फिर उसके बाद 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई 1 जुलाई 1964 को। 1 जुलाई 1964 IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुख्यालय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई। उसके बाद अगला पॉइंट है 19 जुलाई। ठीक, 19 जुलाई 1964, 64 नहीं 69, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों की जिनकी 50 करोड़ से अधिक पूंजी थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी उनका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है 19 जुलाई 1969 को हो गया। उसके बाद 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। ठीक, उसके बाद 15 अप्रैल, ये सब पॉइंट मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंक, छह और वाणिज्यिक बैंक जिनकी पूंजी 200 करोड़ या उससे अधिक, 6 और वाणिज्यिक बैंक थे जिनकी पूंजी जो है 200 करोड़ या उससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक, फिर आइए इसके बाद 1 जनवरी 1982 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मतलब आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। 1 जनवरी 1982। आयात निर्यात बैंक की स्थापना, मुख्यालय मुंबई। ठीक, उसके बाद 12, इसकी प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़ थी, जो है जो नाबार्ड है। 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। मुख्यालय मुंबई में है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। 1 जुलाई 1988, 1988 को NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी जो है मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली। ठीक, उसके बाद 2 अप्रैल 1990 को सिडबी बैंक की स्थापना की गई। 2 अप्रैल 1990 SI सिडबी बैंक की स्थापना, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को ऋण देना कार्य
इसमें जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका कार्य था जो है सूक्ष्म लघु उद्योग को, सूक्ष्म लघु उद्योग को ऋण देना। ठीक, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अब देखिए जो है 1934 में आ गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में इसका विलय हो जाता है 1934। 1993 में, 1993 में न्यू बैंक ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में विलय। ठीक, उसके बाद 2008 आ जाता। ठीक, 2008 में 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एसबीआई में मिला दिया गया, एसबीआई में मिला दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए 2010 आ गया। 2010 में इंदौर बैंक को एसबीआई में मिला दिया गया। 2010 में 2010 में इंदौर बैंक को एसबीआई में मिला दिया गया, विलय कर दिया गया। उसके बाद 2017 में एसबीआई में 5 सहयोगी को मिला दिया गया और भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। 2017 में एसबीआई में 5 सहयोगी बैंकों को मिला दिया गया और भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। ठीक, भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। और यह कौन कौन से बैंक थे? 5 देख लीजिए इनका। पहला था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ठीक, इसको मिला दिया गया। उसके बाद दूसरा था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। उसके बाद तीसरा था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। उसके बाद चौथा था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। उसके बाद पांचवा बैंक था स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक, इन पांचों को जो है एसबीआई में जब मिला दिया गया तो भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। ठीक, एक अप्रैल 2019, ये जल्दी की घटना है। 1 अप्रैल 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। ठीक, उसके बाद 30 अगस्त 2019 इसके बाद जो है 30 अगस्त 2019 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री
30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बैंकों को 4 बैंकों के रूप में किए जाने की वृहद योजना की घोषणा की। जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने 10 बैंकों को, जो छोटे छोटे बैंकों थे, 10 छोटे छोटे बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज किया। ठीक, अब यहाँ कौन कौन से थे देख लीजिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। चलिए एक एक करके देखते हैं। - 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। ठीक, उसके बाद आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। उसके बाद सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय। ठीक, फिर उसके बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय। विलय कर दिया गया। ये तो था बैंकों का इतिहास। ठीक, 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने 10 बैंकों को, जो छोटे छोटे बैंक थे, उनको 4 बैंकों में मर्ज किया, 4 बैंकों में मिलाया। उसके बाद 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक, मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। उसके बाद आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक ऑफ का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया। ठीक, ये तो बैंकों का इतिहास था।